बागी गैंग के 5 सदस्यों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि किस तरह से वो छात्रावास में अवैध तरीके से रह के बम बनाते हैं और कहां से सामान लाते हैं और किस तरह से बम बनाकर उसका इस्तेमाल करते हैं। क्या कुछ कहा एसएसपी प्रयागराज ने, आइए सुनाते हैं। विवेक यादव उर्फ विवेक बागी गैंग के जो 5 बदमाश पकड़े गए, उन्होंने पूछताछ में बताया कि हॉलैंड हॉल नामक छात्रावास और कुछ अन्य छात्रावासों में अवैध रूप से स्टूडेंट्स निवास करते हैं। कुछ वर्तमान स्टूडेंट्स हैं, कुछ पूर्व स्टूडेंट्स हैं, वो निवास करते हैं और खुद भी बम बनाने का काम करते हैं। बम के लिए जो मटेरियल है, बारूद है, वो चौक एरिया से लाते हैं। कई लोग बारूद लाते हैं, कई लोग शोरा, गंधक और कोयला अलग अलग मात्राओं में लाकर हॉस्टल्स में बम बनाने का काम करते हैं। इन बम का इस्तेमाल दहशत फैलाने, दबंगई करने के लिए किया जाता है। उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर अवैध प्लॉट पे कब्ज़ा कराना, अवैध रूप से कब्ज़ा कराना, इसके लिए दहशत फैलाने, धमकाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इस गैंग का सरगना विवेक यादव उर्फ बागी पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। यहाँ पे कई मुकदमे दर्ज हुए इस पर, बम इत्यादि फेंकने में, गोली मारने में। उसके बाद ये भाग करके कानपुर चला गया और कानपुर यूनिवर्सिटी से इसने बीए की अपनी पढ़ाई पूरी की। लगातार इसका आना जाना बना हुआ है कानपुर से प्रयागराज, और ये हॉलैंड हॉल छात्रावास में 4 नंबर, 30 नंबर, 70 नंबर कमरे में रहा करता था। अपना गैंग इसने खड़ा किया। 8 लोगों का गैंग है, जिसमें से हमने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा की शुरुआत प्रयागराज से 6 मार्च से हुई थी, जिसमें अधिवक्ता हाई कोर्ट आरिफ इकबाल ने बताया कि किस तरह से राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा जनता के लिए न्याय दिलाने का काम कर रहा है और किस तरह से राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा लोगों की लड़ाई लड़ेगा। आइए सुनाते हैं क्या कहना है अधिवक्ता आरिफ इकबाल का। राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा 6 मार्च 2022 को हम लोगों ने जब इसका ऐलान किया, उसके बाद से लगातार, चूँकि हमारे राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चे में एक वर्ड है न्याय, तो हम समाज के हर तबके की न्याय के लिए, क्योंकि लोग सोशल प्लेटफॉर्म या पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे लोगों की न्याय, समाज की सेवा के लिए ही राजनीति में आते, तो हम लोगों ने जुडिशरी के माध्यम से, चूँकि जुडिशरी के पेशे से हम जुड़े हैं, तो हम लोगों ने तमाम लोगों की एक लिस्ट बनाई है, जो हम लोगों ने इलाहाबाद से लेकर, भदोही से लेकर, बरेली से लेकर, पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल के हर ज़िले में हम लोग से आरटीआई हो, चाहे कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे पुलिस के मेमोरेंडम के माध्यम से हो, चाहे मुख्यमंत्री के यहाँ पत्र लिख के मांग किया हो, हम लोग एक लिस्ट बना के हम लोगों ने काम किया है। जल्दी हम अपने कार्यों के, और हम लोग चूँकि लियाकत अली मेमोरियल सोसाइटी रजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश संस्था का मैं सेक्रेटरी होने के नाते जंग आज़ादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी पे एक किताब का भी हम लोग जल्द ही विमोचन करने वाले हैं अक्टूबर तक, और किताब फाइनल स्टेज पे है। तो राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा और लियाकत अली मेमोरियल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में हम हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति के हाथों उस किताब का विमोचन कराएंगे। और हम लोग राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा से लगातार हमारी कोर टीम, हमारी लोगों के बीच में काम चल रहा है। आने वाले दिनों में आपको इसका तेज़ी से प्रचार प्रसार भी दिखेगा। हम बहुत इसका ग्रास रूट लेवल पे काम भी कर रहे हैं। तो हम आवाम से अपील करेंगे कि आने वाले दिनों में आप राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा से जुड़कर, और न्याय के प्रति जो भटकने का, जो न्याय से आपको न्याय की उम्मीद है, वो राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के बैनर तल हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में जहां एक तरफ फिर से कोरोना बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ लगातार लापरवाही हो रही है। ऐसे में रामबाग के स्थित मैदान में लगे एग्जीबिशन प्रदर्शनी में लोग खुलेआम कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। ना ही लोगों के चेहरे पे मास्क, और यहाँ छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, किसी के ना चेहरे पे मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना ही कोरोना का खौफ। एक बार फिर प्रयागराज इन लापरवाही के कारण होगा कोरोना की चपेट में, जिम्मेदार बने अनजान। नगरी प्रयागराज जहां 10 जून को ही हिंसा के बाद पुलिस ने अटाले क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया था, धीमे धीमे हालात समान हुए। तो पिछले जुमे भी जहां लोगों ने शांतिपूर्वक नमाज पढ़ी, तो इस जुमे को भी पूरी तरह से शांतिपूर्वक अटाले पर नमाज लोगों ने अदा की। प्रशासन ने सुरक्षा के तहत फायर ब्रिगेड और भारी पुलिस बल भी तैनात किए थे, मगर शांतिपूर्वक लोगों ने नमाज अदा करते हुए अपने घर की ओर चले गए और अपने कारोबार पर लोग लौट गए। और पूरी तरह से अटाले पर माहौल समान रहा और लोगों ने शांतिपूर्वक नमाज अदा करते हुए चैन अमन की दुआ मांगी। मस्जिद के इंतज़ामिया की तरफ से कड़े इंतज़ाम किए गए थे कि कोई बाहर का आके किसी तरह की अराजकता ना फैलाए और लोगों को गलत अफवाह ना फैलाए। ऐसे में जगह जगह मस्जिद पे पोस्टर भी लगाए गए थे और कड़ी सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए थे। जहां अटाले में साकुशल नमाज संपन्न होने के बाद लोग अपने घर को लौट गए और साथ ही लोगों ने अमन चैन की दुआ मांगी। ऐसे में क्या कुछ कहना था यहाँ के इंतज़ामिया का, किस तरह से नमाज अदा हुई और किस तरह से बीते दिनों उनको परेशानी का सामना करना पड़ा, क्या कहना था यहाँ के स्थानियों का नमाज के बाद, आइए सुनाते हैं आपको।
जुमे की नमाज़ पिछली जुमे को भी नमाज़ हो गई थी, सही हो गई थी, और इस बार भी ये हुआ कि नमाज़ बड़े सुकून से हो गई, कोई दिक्कत की नहीं हुई। और हम लोगों को पूरा इत्मीनान था कि यहाँ कुछ होना है नहीं, पहले भी कभी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, और अल्लाह का शुक्र है इस बार भी कुछ नहीं हुआ। हम लोग लगे थे, सारे वॉलंटियर लगे थे, काम कर रहे थे, और सब नमाज़ पूरी सही तरीके से हो गई। लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। प्रशासन का पूरा सहयोग था, प्रशासन भी राउंड मार रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, बातचीत हो रही थी हम लोगों की, तो ठीक ठाक रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई, सब सही हो। अपील यही है कि लोग अपना नमाज़ पढ़ें, अपने घर जाएं, और कोई इधर उधर किसी के बहकावे में न रहें, और कोई फजूल बात पे ध्यान न दें, अपने काम से काम रखें, और ये सब चीज़ें। हाँ, इससे तो ये फ़र्क पड़ा है, कारोबार सारा बंद रहा है पिछली जुमे, और ये है कि नमाज के बाद हालात कोई बात नहीं पैदा हुई, इसलिए हालात सही थे। सारी दुकानें दूसरे दिन से खुलना शुरू हो गई थी, और पूरा कारोबार अपने मामूल पर आ गया है। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान अंसारी है। देखिए, जो 10 जून को घटना हो गई थी अटाले में, और अटाला जुमे के नाम से बदनाम हो गया, जबकि बाहरी लोग यहाँ पर क्या करके उत्पात किया था, उससे हम लोग भी शर्मिंदा हैं कि ऐसी घटना कैसे घट गई। लेकिन पिछले जुमे को भी आप लोग क्षेत्र में थे, फील्ड में थे, आप लोगों ने देखा है कि किसी तरीके का कोई बदमज़गी नहीं होने पाई। शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने मस्जिदों में नमाज़ अदा किया, अमन चैन की दुआ की गई, और शांतिपूर्ण तरीके से पिछले जुमे को लोग अपने घरों को गए थे। आपकी जुमे को भी लोगों ने मस्जिदों में, शहर की तमाम मस्जिदों में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज़ अदा की गई, और अमन चैन की दुआ की गई। मस्जिदों में वॉलंटियर भी तमाम मस्जिदों में लगाए गए थे, ताकि कोई बाहरी आदमी आकर के किसी तरीके की गड़बड़ी न करने पाए, इस पर भी नज़र रखी गई थी। महबूब उस्मानी। बहुत अमन चैन से नमाज अदा की गई है, कोई ऐसी बात नहीं है, और 10 जून के भी ना हो पाता ऐसा मामला, लेकिन कुछ उधर से बाहरी लोग आ गए थे, इधर तो हम लोगों ने सभी को रोका था। और अगले जुमे के भी जो है काफ़ी प्रयास रहा, सभी नेतागणों का, हम लोगों का सहयोग था, कोई काम ऐसा नहीं हुआ। अगले जुमे की भी शांति से दुआ तो अपने भारत के लिए मांगा, हमारा देश अमन चैन से गुजरे। हमारा भारत देश तो गुलदस्ता है जिसमें रंग बिरंगे फूल हैं, और इसको हम देशवासियों से कहते हैं, इसको कभी बिगड़ने न दें। और जब हमारा देश एकता अखंडता के एक कतार में खड़ा रहेगा, तो दूसरा मुल्क आग दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। और एकता अखंडता ही से देश की तरक्की है। मोहम्मद उस्मान। महंगाई पर आप जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ़ अहमद ने किस तरह से बीजेपी पर निशाना साधा है, और महंगाई बढ़ने के पीछे की क्या वजह है, इसको बताते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आइए सुनाते हैं क्या कहा। इसकी मुख्यतः जो एक बड़ी वजह है, एक बड़ी वजह है, वो मालूम है क्या है? आज सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ जोर दे रही है। सरकार अपनी नाकामियां छिपाने के लिए वो ये बता रही है कि वो उसके पास पैसा नहीं है, या लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं सरकारी संस्थानों का। तमाम दुनिया भर के अनर्गल वो दे रही है। जैसे अभी अग्निवीर योजना लेके आई सरकार, तो अब अग्निवीर योजना में सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है। वो बता रही है कि लोग हम जो है नई स्कीम ला रहे हैं, नई सारी चीज़ें ला रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं ना, और हम नाकाम रहे हैं 5 साल में सरकार को एक अच्छी सरकार को बनाने में और भारत में पैसा लाने में। तो ये महंगाई की एक बहुत बड़ी वजह ये है, और आज पूरा देश महंगाई से जूझ रहा है, बुरी तरह से त्रस्त है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ जिस तरह से जा रही है, लोगों के पास पैसे की कमी हो रही है, नौकरी की कमी हो रही है, और लोग उससे उभर नहीं पा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में सामाजिक सेवा एवं शोध संस्थान ने कई प्रकार के पौधारोपण कर वर्षा ऋतु का स्वागत किया है। सामाजिक सेवा एवं शोध संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि शुक्ला ने कहा कि इस समय वर्षा काल में पेड़ पौधे लगाने सर्वोत्तम समय। इस समय पौधे जल्दी पनप जाते हैं, इनकी देखभाल करने के लिए भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। इसलिए हरियाली लाने के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए, मानव को, पशु पक्षी जीव जंतु के लिए पौधे लगाएं और हरियाली लाएं। वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं बारिश का मौसम आ रहा है, तो इस समय पेड़ पौधे बहुत जल्दी पनपते हैं, तो इसलिए
हम लोग को पेड़ पौधा लगाना चाहिए। जैसे आज अमरूद का पेड़ लगाया, ये नीम का पेड़ लगाएंगे, उधर हम लोग ने बेला का पेड़ लगाया। इस तरह से ये मौसम पेड़ लगाने के लिए सर्वोत्तम है। अतः पेड़ लगाइए और पर्यावरण बचाइए और हमारा जो हरा भरा है ये धरती, इसको हरी भरी बनाइए। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज जहां एक तरफ देश में प्रदर्शन चल रहा है तो दूसरी तरफ उसका असर बाज़ारों पे दिख रहा है, जहां अब कपड़े व्यापारी परेशान दिख रहे हैं। जहां इस मौसम में बिक्री तो होती थी मगर अब सन्नाटे में बैठे दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा, यहां तक कि स्टाफ का भी खर्चा नहीं निकल रहा है। ऐसे में रोज़ी रोज़गार को परेशान दिखे दुकानदार, जहाँ दुकानों में पसरा रहा सन्नाटा। दुकानदारों का कहना है कि जिस तरह से माहौल है ऐसे में लोग डरे हुए हैं और लोग बाज़ारों में कम निकल रहे हैं, जिससे बिक्री भी नहीं हो रही है और दूसरी तरफ बिक्री ना होने के कारण उनके खर्च भी नहीं चल पा रहे हैं। ऐसे में अब उनको घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ा है दुकानदारों को, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर दुकानदारों का, आइए सुनाते हैं आपको। ठीक है बाज़ार, लेकिन पहले के बनिस्बत अब थोड़ा सा कम हो गई मार्केट, क्योंकि लोगों के दिल में इस वक्त डर भय इस टाइप की चीज़ें हैं कि कल को क्या होगा। अब जैसे अग्नि वाला मसला चल रहा है अभी, उस पर भी लोग परेशान है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इन सारी चीज़ों को लेकर जो कस्टमर्स है वो थोड़ा सा परेशान है और अभी मार्केट की तरफ रुख नहीं कर रहे। बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके लिए वो आते हैं और एक आध दो चीज़ें लेकर के चले जाते हैं। परेशानी क्या, आप जो पैसे वैसे तो भाई जब बिक्री है नहीं तो पैसे वैसे तो रहते नहीं, जो थोड़े बहुत पैसे हैं उनको बचा के रखा जा रहा है कि मान लो भाई कल को दुकानदारी नहीं हो रही तो कल काम आएगा। मोहम्मद सैफी। संगम नगरी प्रयागराज कहने को तो स्मार्ट सिटी है मगर स्मार्ट सिटी में आस्था की नगरी संगम तट के किनारे आवारा जानवर यहाँ घूम रहे हैं, खुलेआम गंदगी फैला रहे हैं, जिससे गंदगी का माहौल है। यहीं से श्रद्धालु संगम स्नान के लिए जाते मगर नगर निगम की लापरवाही के कारण यहाँ गंदगी का अंबार लगा है, जिससे आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है और दूसरी तरफ गंदगी और संक्रमण फैलने की भी यहाँ से संभावना की जा रही है। जिस तरह से यहाँ घूम रहे सड़कों पर आवारा जानवर, नगर निगम बना अनजान। संगम नगरी प्रयागराज जहां बरसात का मौसम करीब है, ऐसे में हल्की सी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव हो रहा है। करैली की गड्ढा हाल सड़कों के, जहां गड्ढा युक्त सड़कों में जल भराव हो गया और तालाब बन गई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्कूल आने जाने वाले बच्चों को भी सुबह परेशान होते हैं। ऐसे में लोग कई बार रात के अंधेरे में यहाँ दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है सामाजिक लोगों का, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए रोड जो इस टाइम ख़राब हो, गड्ढे बहुत से हो गए हैं, गिट्टी उखड़ गई हैं, तो इसको दुरुस्त किया जाए क्योंकि बरसात आ रही है और स्कूल खुलने वाला है, बच्चों को दिक्कतें ना हो और आम जनमानस को दिक्कत ना हो। तो मैं निवेदन करता हूं और मांग करता हूं कि जो गड्ढे हो गए हैं उसको भरा जाए, रोड बनाई जाए ताकि बरसात से पहले सब रोड कंप्लीट हो जाए, किसी दिक्कत ना हो। दिक्कतें होती है भाई, जब जाम लग जाता है तो गड्ढों से निकलना पड़ता है, गाड़ी पंचर हो जाती, कभी कहीं कचक लग गई, हवा निकल गई तो हम लोग को भी गाड़ी खींचना का पड़ता है और कहीं दुकानें हैं नहीं हैं तो गर्मी बहुत दिक्कत हो जाती है। क्या नाम है? मोहम्मद अबरार। संगम नगरी प्रयागराज के जहां सिविल लाइन बस स्टैंड के पास से संचालित हो रहे डग्गा मार वाहन, जिससे लाखों रुपए का परिवहन विभाग को लग रहा चूना, जहां सीएम योगी ने आदेश दिया था कि कोई भी डग्गा मार वाहन संचालित नहीं होंगे, उसके बावजूद सिविल लाइन की सड़कों से संचालित हो रहे हैं डग्गा मार वाहन और सिविल लाइन पुलिस बनी मूक दर्शक। जहां सिविल लाइन पुलिस सीएम योगी के आदेश का पालन कराने में नाकाम दिख रही, वहीं सिविल लाइन बस स्टैंड के पास से संचालित हो रहे खुलेआम डग्गा मार वाहन। संगम नगरी प्रयागराज जहां कांग्रेस नेता ने अग्निपथ योजना को लेकर सरकार पर निशाना साधा है, साथ ही कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा है कांग्रेस नेता इरशादुल्लाह ने इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं आप। आज हम ये कहना चाहते हैं कि देश जा कहाँ रहा है। देश एक ऐसे गड्ढे में ढकेला जा रहा है कि हम बता नहीं सकते। देखिए आज देश को 4 लोग चला रहे हैं, 2 लोग देश को बेच रहे हैं और 2 लोग देश को खरीद रहे हैं और चारों लोग गुजराती हैं। तो ये पूरे जो आर्मी का जो सैनिक का मामला है, ये इनको गुलाम बनाना चाहते हैं और ये गुलाम की स्थिति में ला के खड़ा कर देंगे। 4 साल बाद उनको, अगर वो नौकरी करते 4 साल बाद उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनको जीरो मिलेगा, कागज़ लेके वो घूमें। हम ये कहना चाहते हैं कि जो 2% जो हर साल मतलब 45 से 46 हज़ार लोग जो आर्मी से रिटायर होकर निकलते हैं, उनको नौकरी आज तक मिली। जब उनको नहीं मिली, उनको कितनी मिल रही है? 1% से 1.5% तक। और ये जब रिटायर होके आएंगे तो क्या इनको नौकरी मिलेगी?
जब उनको परमानेंट को नहीं मिल रही है तो 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे तो उनको कहाँ से मिलेगी, इनकी शादी कैसे होगी, इनके परिवार कैसे चलेंगे। ये सरकार को सोचना चाहिए। ये सरकार पूरी तरीके से एक ऐसी सरकार है जो जनता की नहीं सुनती और सिर्फ उद्योगपतियों की सुनती है, अडानी अंबानी को सुनती है।